हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 2 चैप्टर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर है आपका ध्वनि का अध्ययन। आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ आप जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हमें अपना सीक्वेंस से लेके चलना है अपना चैप्टर, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम सभी में से देखते चलेंगे। ठीक है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात निकल ही आती है प्रत्येक चैप्टर में से जो हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि भाषा की लघुतम, सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है। समय अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, ठीक है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि, वर्ण, ठीक, शब्द और फिर वाक्य, ये इनकी हायरार्की है। ठीक है, सीक्वेंस हैं ये सभी। ठीक, इसमें क्या है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ए, आ, ई, ऐ आदि जब मनुष्य की वागेंद्रिया द्वारा व्यक्त होते हैं तब क्या कहलाते हैं? ये ध्वनि कहलाते हैं। ठीक, इन ध्वनियों को भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में स्वनिम तथा अंग्रेजी में फेनिम कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या निकली है कि ध्वनि जो होती है इसको वैज्ञानिक शब्दावली में स्वनिम और अंग्रेजी में फेनिम कहा जाता है। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जो कुछ बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वही क्या होता है? ध्वनि होता है। जब यह ध्वनि सार्थक, देखिए सभी जितना भी हमने शब्द, वाक्य, भाषा, जितना भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब उनमें क्या चीज़ लगी हुई होती है? सार्थक। ठीक है, जब ये ध्वनि सार्थक बन जाती है तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि चिन्ह अथवा वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ए, आ, ग, च आदि बोले जाते समय ध्वनियाँ हैं, लेकिन जब ये लिखित रूप है तो ये क्या है? वर्ण या अक्षर हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण जो होते हैं वो लिखने और पढ़ने और देखने में आते हैं। मतलब क्या है? वो मौखिक रूप है और वो उसका लिखित रूप है। मतलब जो ध्वनि है वो क्या है? मौखिक रूप है, और जो लिखित रूप है वो क्या है? वर्ण है। मूल ध्वनियाँ हैं वो स्वर व्यंजन के नाम से आपको पता ही है ना? आगे देखिए, ये हैं स्वर हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है, 11 स्वर हैं। हर स्वर, दीर्घ, प्लूत मैं आपको समझा चुकी हूँ। मातक कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। ये तो आपको क्लियर ही होंगे। संयुक्त व्यंजन भी क्लियर है। आयोगवाह है ना, अंग, अंगा, अंग और अंगा। ठीक है, द्विगुणी व्यंजन ड और ढ जो होते हैं। ठीक, ये द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर किसी ने मतलब ये पहली बार देख रहे हैं तो एक और वीडियो है, उसमें सारा कुछ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक, फिर आता है स्वर के बारे में आता है। चलिए थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब जिन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के शब्दों में स्वर वह घोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास नलिका से आती हुई श्वास धारा प्रभाव से अबाध गति से मुंह से निकल जाती है, और मुख विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि किंचित मात्र भी संघर्ष या स्पर्श हो। मतलब स्वतंत्र है, कहीं संघर्ष या संकोच नहीं होता है। संक्षेप में कहा जाता है कि अबाध गति से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं।
ये अपने उच्चारण के साथ साथ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में अनिवार्य रूप से सहायक होती हैं। ठीक है, ये अपने उच्चारण के साथ साथ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, मतलब व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। इनके बिना व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वंग भवती व्यंजना। ठीक है, अर्थात स्वर स्वतंत्र शोभित होते हैं, जबकि व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। हिंदी स्वर ध्वनियाँ 11 हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर होशवर्ण होते हैं। ठीक है, ये 2 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप बात नोट डाउन कर लीजिए कि जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक, घोष, क्योंकि इन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए क्या कहलाए जाते हैं, घोष। ठीक, अब देखिए व्यंजन। देखिए व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में श्वास कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट अवश्य आती है, अतः यह स्वतः उच्चारित नहीं होती, स्वर ध्वनियों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। ये पराश्रयी ध्वनियाँ, मतलब पराश्रित ध्वनियाँ हैं, जैसे क में अ लगा स्वर ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और ये आपकी वर्णमाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये देखते हैं। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर ही चुके हैं। ध्वनियों के वर्गीकरण के 5 आधार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ठीक है, तेषां विभागः पंचाधा स्मृतः स्वरतः कालातः स्थानात् प्रत्यय अनुप्रदानतः। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से कितने हैं? वैसे तो 5 होते हैं जो वर्गीकरण किया गया है, 5 आधार पर किया गया, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? स्थान, प्रयत्न और कर्षा, मीन्स इंद्रियां जो होती हैं हमारी। ठीक है, आगे देखिए। ध्वनि उच्चारण में जो निश्वास वायु मुख के जिस भाग को अवरुद्ध होती है उसको क्या कहा जाता है? स्थान कहा जाता है। ठीक है, जहाँ अवरुद्ध हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? स्थान कहा जाता है। समझ में आया कि ध्वनि उच्चारण में हम निश्वास वायु मुख के जिस भाग में, जब हम बाहर आते आते जहाँ भी वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? स्थान। ठीक है, ओठ से कंठ तक इनकी स्थिति होती है और मुख्य 7 होते हैं: काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्च, दंत, ओष्ठ। ठीक है, इनके आधार पर ध्वनियों का नाम भी है। उच्चारण में जिस स्थान का सर्वाधिक प्रयोग होता है, श्वास जहाँ सबसे ज़्यादा रुकती है, वह ध्वनि उसी स्थान के नाम से जानी जाती है। देखिए सबका है। काकल्य कौन सा? ह। ठीक है, काकल्य ध्वनि कौन सी है? ह। कंठ की आपको पता ही है, का वर्ग तो होगा ही, और उसके साथ साथ क्या है? आ है ना, ह। और विसर्ग। ठीक है, तालव्य ये आप याद करेंगे। ठीक है, तावल्या में च वर्ग आएगा पूरा का पूरा, और स्वर कौन कौन से आएंगे? ई आई। ठीक है, च छ ज झ है ही आपके, और च ये ठा नहीं होगा, च छ। ठीक है, छ करेंगे इसको, ज झ यहाँ, और कौन सा आ जाएगा आपका? अंतस्थ है और एक संघर्ष ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, य और श। इसका वैसे मैंने चार्ट आपको डाल दिया है, उसमें और भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल अलग अलग करके दिखाया हुआ है। ठीक है, उसको देख लेंगे। मूर्धन्य टा वर्ग है पूरा, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, और इसमें एक आपका आ जाएगा री जो स्वर है, और र। ठीक है, और श, ये आपके किस में आ जाएंगे? आपके मूर्धन्य में। वर्चस्य में कौन से आएंगे? कौन से आते हैं? न, ल और स।
दंत तावर्ग ओष्ठ है आपका, है ना, पावर्ग पूरा का पूरा आएगा, और स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, उ जो का है, जो दंतोष्ठ होते हैं, है ना, जो दंतोष्ठ दोनों से दंत का भी और अष्ट का भी होता है, वो होते हैं व और फ, ठीक है। और दंत ओष्ठ मतलब ये दंत ओष्ठ उभय ओष्ठ, इनका कहने का मतलब है, देखिए दंत ओष्ठ और दंत्योष्ठ दो दिए हुए हैं, तो जो दंत ओष्ठ ओठ दिया हुआ है कि उभयनिष्ठ मतलब जिसमें ऊपर वाले लिप्स और नीचे वाला जो आपका होठ है उनका जैसे प्रयोग होता है, जिसमें अगर ऊपर वाला नीचे वाला ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा उभयोष्ठ होगा, जो ऊपर वाला लिप्स अगर ज़्यादा टच करता है नीचे, और जब नीचे वाला ऊपर करता है तो वो कौन सा हो जाएगा, उसमें आएंगे आपके व और फ, ठीक। फिर आगे देखिए, अब आता है आपका, ये आपका स्थान हो गया, ठीक है। अब आता है आपका प्रयास या प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न में देखिए, मुख का वह व्यापार जिसमें वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए कृत प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है, मतलब जहाँ हम थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ता है किसी वर्ण को बोलने के लिए। देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकारों से विकृत करना पड़ता है, और इसी क्रिया को प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे हम उसमें कहते हैं ना, बलाघात आया था, स्वराघात आया था, उसमें किसी एक शब्द पर था और इसमें किसी एक वर्ण के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न भी कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, एक तो अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। ये सब आप डीएलएड फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रयत्न के अभ्यांतर प्रयत्न और एक दूसरा कौन सा होता है, बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न मतलब आंतरिक प्रयत्न होता है हमारा, बाह्य जो बाहरी प्रयत्न होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभ्यांतर प्रयत्न, ठीक। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी या वर्णोच्चारण से पूर्व प्रयत्न करना पड़ता है, तो वो कौन सा प्रयत्न कहलाता है, अभ्यांतर, ठीक है। अब इसके भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। अभ्यांतर प्रयत्न का भी क्या था, जो प्रयत्न होता है उसके 2 भेद हो गए, प्रयत्न है 2 भेद हो गए, ठीक है। कौन कौन से, अभ्यांतर और दूसरा हो गया बाह्य। अब अभ्यांतर के भी कितने होंगे आपके, 4, ठीक। अब 4 तो कौन कौन से होंगे, विव्रत, स्पृष्ट, इस द विव्रत और इस द स्पृष्ट, ठीक है। तो विव्रत में कौन से आते हैं, सभी स्वर आते हैं, 11 के 11, ठीक है, ठीक। 11 के 11 स्वर आते हैं किसमें, विव्रत में। सस्पृष्ट में हमारे जो हमारा 5 वर्ग आते हैं, सस्पृष्ट में आते हैं 5 वर्ग, 5 जो व्यंजन वाले थे, ठीक है। इस द विव्रत में हमारे कौन से हैं ये, ऊष्म व्यंजन, और इस सस्पृष्ट में कौन से आएंगे हमारे, 11 लवा अंतस्थ व्यंजन। बहुत आसान है, ठीक है। तो आज चलिए मैं पहले पूरा ही कंसेप्ट करा देती हूँ, ये वाला मैं सोच रही थी थोड़ा कम करा देती, लेकिन चलिए आप देखिए ध्यान से। अभ्यांतर प्रयत्न क्लियर है। अभ्यांतर प्रयत्न के कितने भाग हुए आपके, 4, और 4 में कौन कौन सा है, विव्रत, है ना, विव्रत में हमारे सभी स्वर आते हैं, ठीक। फिर आते हैं आपके सस्पृष्ट, सस्पृष्ट में क्या आएगा आपका, सारा जितने भी आपके व्यंजन आते हैं। फिर आता है आपका इस द विव्रत, जिसमें आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं, और इस
त, ठीक है, अंतस्थ, आप ऐसे याद रख लेंगे, अंत त आ रहा है तो इस त, ठीक है, इस त, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सारे के सारे आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। चलिए फिर आगे देखिए। अब आता है बाह्य प्रयत्न। क्लियर है ना? चलिए कंप्लीट ही होने वाला। अब वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, किसमें, जो आपका अंत में गए या बाह्य जो प्रयत्न का होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, जो इसके 4 भेद होते हैं। पहला है घोष, दूसरा अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष देखिए, ठीक, ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियाँ परस्पर कैसी होती हैं, निकट होती हैं। अगर डेफिनेशन होगी तो क्या होगी, इसमें जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वो क्या होंगी, निकट होंगी, जिनमें कंपन या तरंग पैदा होती है। ठीक है, वो कौन सी होती हैं, हमारी घोष ध्वनियाँ होती हैं। और घोष ध्वनियों में एक तो सभी स्वर, पता था आपको, जितने भी घोष होती हैं और अल्पप्राण होती है वो क्या होते हैं, स्वर में आते हैं। घोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं जो हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो घोष ध्वनियों में सभी स्वर आ गए और प्रत्येक वर्ग का, है ना, घोष, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, जो लास्ट वाले हैं, तो वो और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे किस में आएंगे, हमारे घोष ध्वनियों में। समझ में आया? जो हमारे वर्ग हैं उनका तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, जैसे आशीर्वाद में 2, देखिए ऐसे कर लेते हैं ना, देखिए एक, ठीक है, देखिए कैसे बना सकते हैं, ठीक, और जो हमारी ये फिंगर है ये ऐसे मुड़े हुए और ये थंब, है ना, ऐसे हम अपने हैंड की पोजीशन दें। ठीक है, तो ये कौन सी बनेगी, हमारा कौन सा बनेगा, जो घोष होगा। ठीक है, ये तीनों जो लास्ट हैं हमारे, ये तीनों जो वर्ग होंगे वो क्या होंगे, हमारे घोष होंगे। और सीधी सी बात है, जो प्रथम दोनों होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अघोष ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक, अब आती है आपकी, क्लियर है ये? तो फिर आती हैं आपकी अघोष, वही है जिनके उच्चारण में इसमें पास में रहती हैं स्वतंत्रियाँ, इसमें दूर हो जाती है, और उल्टा उसका, जस्ट उल्टा, ठीक है, कंपन भी नहीं होता। इस प्रकार की ध्वनियाँ क्या होती हैं, अघोष ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं, पहले वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और कौन से आ जाएंगे आपके इसमें अंतस्थ व्यंजन थे, लेकिन अंतस्थ का ह इसमें था। ठीक है, केवल अंतस्थ ऊष्म व्यंजन का ह इसमें था, हाँ, बाकी अंतस्थ घोष में थे, और जो ऊष्म होंगे केवल हा को छोड़ के वो किस में आ जाएंगे, आपके अघोष में आ जाएंगे। क्लियर? कुल 13 वर्ण हो गए। ठीक, अब आते हैं आपके अल्पप्राण। अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु का अधिक्य न हो या श्वास बल कम हो उन्हें कहा जाता है अल्पप्राण, मतलब अल्प, छोटा सा प्राण। तो जिसमें सीधी सी बात है, अब प्राण तो छोटा निकल, जो श्वास वायु है वो अधिक ना हो के कम हो, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन से होते हैं, देखिए घोष था, उसमें क्या थे, उसमें थे सभी स्वर, इसमें भी अल्पप्राण में भी सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हैंड की पोजीशन दीजिए, इसमें जो प्रत्येक वर्ग का पहला, मतलब थंब, ठीक है, थंब पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर एक मिनट रुकिए,
ठीक है, ये आपके हैंड की पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक, तीसरा और पांचवा। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण, है ना। अल्प प्राण और कैसे कह सकते हैं, जो फिंगर और हमारा थंब है दोनों ही क्या होते हैं, छोटे हैं, बाकी फिंगर्स से छोटे हैं। ठीक है, तो इनको किस में कहा रखा गया, अल्प प्राण। बची एक जो बड़ी फिंगर है, एक को अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, और जो दोनों बचेंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे महाप्राण, दूसरा और चौथी, है ना। और इसमें एक और क्या बात याद रखने वाली है ना, कि अब जो अल्प प्राण है उसमें थंब हो गया, है ना, लिटिल फिंगर हो गई हमारी, और एक मिडिल फिंगर हो गई। तो ये क्या हो गए हमारे अल्प प्राण। और क्या आ जाएंगे इसमें, हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, यारा लावा। ठीक, चिन्ह और महाप्राण, अब सीधी सी बात है, ये तो आपको नेक्स्ट तो क्लियर हो ही जाना, जो बाकी बचा वो महाप्राण में। चिन्ह ध्वनि के उच्चारण में इसमें क्या था, अधिक क्या नहीं था, कम थी, अल्प प्राण थे। इसमें क्या हो जाएगा, महाप्राण, तो क्या हो जाएगा, जो श्वास बल है वो अधिक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, महाप्राण ध्वनियाँ। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है हमारा, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। और इसमें कौन से आ जाएंगे, हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक, क्या हो गया, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं आता है, और अपने नोट्स भी बनाते चलें साथ के साथ, है ना। पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे उनका भी कोई क्लियर नहीं है ना, कैसे होने हैं, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करते हुए चलें। ठीक है।